जैसे जैसे इलेक्शन डेट्स नजदीक आ रहे हैं, देश का राजनीतिक माहौल उतना ही दिलचस्प होता जा रहा है और ऐसे माहौल में ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी पूरी ताकत से वार कर रही है। उन्होंने अपने कैंपेन का दूसरा फेज और अपनी पार्टी का एंथम सौगंध लॉन्च किया है। मैं देश नहीं झुकने दूंगा कहता ये एंथम सिंगर सुखविंदर सिंह और खुद मोदी की आवाज में है। तो इस पूरे राजनीतिक माहौल में और क्या-क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, ये हम आपको बताते रहेंगे ब्रांड बाजार में। मैं हूं शिबानी और सबसे पहले देखते हैं आज क्या है खास हमारे शो में। ब्रांड्स कैसे मार रहे हैं मौके पर चौका अपने विज्ञापनों के साथ, कैसे बिग डेटा कर रहा है राजनीतिक पार्टियों की मदद कैंपेन असरदार बनाने में, और खास सीरीज उड़ान में बालाजी वेफर्स की कहानी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इलेक्शन सबसे ज्यादा चर्चित है, फिर चाहे वो टीवी चैनल्स पर हो रहे डिबेट्स हो या फिर सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर बातचीत। इस बार तो ब्रांड्स भी इस माहौल से जुड़े बिना नहीं रह पा रहे। ई कॉमर्स ब्रांड्स हो या फिर रेडियो और टीवी ब्रांड्स या फिर कंज्यूमर ब्रांड्स, चुनाव के इर्द गिर्द अपनी एडवर्टाइजिंग को बुनकर खुद को लोगों से जोड़ रहे हैं। हम काला टीका लगाते हैं। काला टीका लाइक वो बुरी नजर टाइप। पिछले कुछ दिनों से ये विज्ञापन कई वोटर्स के पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा बन रहा है और क्यों ना हो माहौल ही कुछ ऐसा है। हर तरफ चुनाव का बोलबाला है और ऐसे में अगर कोई विज्ञापन इसके बारे में बात करेगा तो लोगों की नजर में तो आएगा ही। वोट किसी ऐसे नेता को दो जो हमारी सेफ्टी के लिए कुछ करे। आप टेलीविजन खोलें, आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग देखें, न्यूज़पेपर देखें, तो सब तरफ इलेक्शन की बातें हो रही हैं। तो ऑब्वियसली उसको ब्रांड्स जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा रीज़न है। मेरे ख्याल से दूसरा और रीज़न है कि ब्रांड्स भी अब थोड़े मैच्योर हो रहे हैं। तो अगर आप पिछले 2 साल पहले की अगर बातें देखें तो ऐसा कुछ होता रहता था, लेकिन ब्रांड्स उसमें आकर के पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वो दूर रहते थे क्योंकि उनको डर लगता था कि वो कुछ ऐसा कह देंगे और शायद उनके इमेज पे कुछ नेगेटिव असर पड़ जाएगा उनके एक्शन का। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की टॉपिकल एड्स उन्हीं ब्रांड्स को करने चाहिए जो हमेशा से ऐसे कुछ करते आ रहे हैं। जैसे अमूल इस तरह के विज्ञापनों में माहिर है। हमारा सर्विस सबसे अच्छा है। इंटरनेट पे तो पूरा इंडिया आपको चोर बोल रहा है। इसके अलावा आइडिया भी हमेशा से सोशल मुद्दों को उठा रहा है। तो आइडिया का ये विज्ञापन उनकी सोच और ब्रांड के अब तक के प्रचार से मेल खाता है। पिछले इलेक्शन का आइडिया जो है वो कई दिनों से सोशल सब्जेक्ट्स को लेके अपने एडवर्टाइजिंग किए जा रहा है। उन्होंने बात की थी कि कैसे कास्ट के खिलाफ एक मोबाइल मदद कर सकता है। उन्होंने बात की थी कि कैसे अगर आप नए शहर में जाएं, भाषा अगर आपको नहीं आती तो मोबाइल उसमें क्या मदद कर सकता है। तो इस तरह की बातें क्योंकि ब्रांड ने पहले भी की हैं, अगर ब्रांड आज वो इलेक्शंस को लेके कुछ करता है तो वो मायने रखता है। उसी प्रकार से टाटा टी को ले लीजिए। टाटा टी ने भी जागो रे कैंपेन पहले भी किया था और वो लोगों को कई बरसों से टाटा टी कहते आ रहा है कि देखिए जागिए और देश की उन्नति में किसी तरह से अपना हाथ बल बढ़ाइए। तो ये ब्रांड्स अगर इलेक्शन के दौरान कुछ करते हैं तो वो ब्रांड की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। यार इस बार किसे वोट देगा? रमेश भाई को। अपने तरफ क्या है ना, हम लोग उन्हें वोट करते हैं। ऐसा ही एक विज्ञापन है हीरो मोटोकॉर्प का, जिसमें एक ही सही नेता चुनने की बात की जा रही है। कोई अपनी तरफ का खेलेगा ना, तब देखेंगे। अपने विशेषज्ञों का मानना है कि मास मीडिया पर एड्स के अलावा मार्केटर्स कई तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं ऐसे समय में, खासकर टियर 2 टियर 3 शहरों में और रूरल मार्केट्स में। कई कंपनीज मास पब्लिक इवेंट्स के दौरान बड़े पैमाने पर मार्केटिंग एक्सरसाइजेस कर कंज्यूमर्स को अच्छी तरह से इन्वॉल्व कर पाती है। जैसे पिछले साल कुंभ मेला के इर्द गिर्द HUL ने लाइफ बॉय के एक्टिवेशन के जरिए किया था। लेकिन ऐसा करने से पहले ब्रांड को ये सोच लेना चाहिए कि वो किस तरह से दिखना चाहता है। अगर आप
इसको एक मौके की तरह यूज़ करेंगे। आप सोचेंगे कि ये कुछ अच्छा चल रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है, हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो लोगों को वो दिख जाता है, लोगों को आपका अपॉर्चुनिज्म दिख जाता है कि आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और तब वो आपको मदद नहीं करेगा। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप माहौल में देखें तो ये इस बार का जो इलेक्शन है वो काफ़ी दिलचस्प इलेक्शन है। तो एक दिन मोदी अनाउंस करते हैं कि वो वाराणसी से लड़ेंगे, दूसरे दिन कोई और अनाउंस करता है कि वो उनको फाइट करेंगे। तो बिल्कुल जैसे सास बहू सीरियल्स जो होते हैं उस तरह का मज़ा आ रहा है लोगों को। लड़ाइयाँ हो रही हैं, चर्चा हो रही है, उस बैकग्राउंड में ब्रांड जो बातें कर रहे हैं उसको भी उतना ही इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा। अगर हम कोई फीकी सी बात करें कि आप जाकर के वोट कर दो, तो वो कंज्यूमर को उतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा उसमें। यही नहीं, जानकार ये भी मानते हैं कि कोई टॉपिकल प्रमोशन या फिर एडवर्टाइजिंग ये सोचकर ही की जानी चाहिए कि लंबे समय में ये ब्रांड पर क्या असर छोड़ेगी, या फिर क्या ब्रांड को इस तरह की एडवर्टाइजिंग की जरूरत भी है या नहीं। बड़ा टैलेंट शो है, चल इस बार टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, तभी देश जीतेगा। ब्रांड्स जिनको कुछ लेना देना नहीं है वो भी अगर एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो एक बात तो यह है कि आप अगर चिल्लाएंगे, आवाज़ करेंगे, तो उसका कुछ तो असर होगा। अगर मैं चर्चगेट स्टेशन के बाहर खड़ा होके रशियन में भी अगर चिल्लाने लगूं, तो 10 लोग तो रुक के सुनेंगे मेरी बात, और मेरे सामने अगर वो देख रहे हैं कि ये रुमाल बेच रहा है तो 2-4 खरीद भी लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको रशियन समझ में आई, बट क्योंकि मैं चिल्लाया तो वो रुक गए। तो ये बात है, अगर आप एडवर्टाइजिंग स्पेंड बढ़ाते हैं, तो अगर वो बेवकूफ़ाना एडवर्टाइजिंग भी हो तो भी लोगों के कान में वो पड़ता है। सवाल ये है कि ये जो सारी बातें आप करते हैं, इससे लॉन्ग टर्म ब्रांड का फ़ायदा होने वाला है या नहीं। तो सोशल मीडिया और मोबाइल मार्केटिंग के दौर में हो रहे इन इलेक्शन से कई ब्रांड्स को फायदा होगा। कुछ ब्रांड्स कंज्यूमर के करीब पहुंचेंगे तो कुछ को सेल्स में उछाल मिलेगा। पिछले अमेरिकी इलेक्शन में बराक ओबामा की जीत की एक वजह उनकी शानदार ऑनलाइन कैंपेन को माना जाता है, जहां माइक्रो टारगेटिंग कर एक एक पार्टी एक एक वोटर के साथ सीधे बात कर सकती है, फिर चाहे वो फोन हो या फिर टैबलेट के जरिए हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए। लोगों के बिहेवियर और उनके इंटरेस्ट को एनालाइज और सेगमेंट करके इस डेटा का पार्टी अपने प्रचार में बढ़िया इस्तेमाल कर सकती है, और अब ऐसा सब कुछ हो रहा है हमारे देश में भी। देश की पहली बिग डेटा एनालिटिक्स कंपनी प्रिसिजन मैच पार्टियों को मदद कर रही है कि कैसे वो अपने विज्ञापनों को लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से बना सके। प्रिसिजन मैच फर्स्ट पार्टी ऑडियंस कुकी डेटा के हिसाब से कैसे आप टारगेटेड एडवर्टाइजिंग मैसेजेस बना सकते हैं वो बताते हैं, और समय समय पर बिहेवियरल इंसाइट्स भी देते हैं, जिससे पार्टी को ये पता चल सके कि उनका कैंपेन कितना कारगर साबित हो रहा है। जिस तरह से ओबामा के कैंपेन में बिग डेटा का इस्तेमाल करके उन्होंने सक्सेस हासिल किया है, उसी तरह से इंडिया में भी देयर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली डू दैट। देयर आर a lot of audiences that are actually available online, who are browsing regularly, who are actually voicing their opinions, who are sharing their opinions online. So online एक ऐसा चैनल है जो आपको एक स्केलेबल और एक टारगेटेड तरीके में इन ऑडियंसेस को रीच करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये कैंपेन मैनेजर को मदद करता है सही लोगों तक अपना प्रचार ले जाने में। बिग डेटा एनालिटिक्स के कई सारे टूल्स हैं, जैसे सर्च इंजन मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग टूल से आप अपने वोटर तक अपना विज्ञापन पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल कैंपेन्स बढ़िया बिजनेस कर रही ई-कॉमर्स कंपनियों से भी सीख ले रहे हैं। That behavior can be profiled and used to identify other similar users who are present online. So इसका मतलब ये है कि rather than reaching out to those users who are actually not the right audiences for a political campaign, a political party can actually target their messaging through using audience extensions. हाल के सेंसस डेटा के अनुसार देश में 76 करोड़ 20 लाख एलिजिबल वोटर्स हैं, जिसमें से 37 करोड़ 86 लाख 18 से 35 साल के बीच हैं।
इनमें से करीब 7 करोड़ 80 लाख एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स 25 से 35 साल की उम्र के बीच हैं और इस साल 14 करोड़ 90 लाख वोटर पहली बार वोट देंगे और इनमें हर 10 में से 4 युवा शहरों में रहते हैं और सोशल मीडिया से एक्सपोज्ड हैं और इन्हीं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं पार्टियां। इसलिए पार्टियां हैंगआउट से लेकर ट्विटर तक हर जगह अपनी छाप लगा रही हैं। श्वेता भंद्राल, मुंबई। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे हमारे खास सेगमेंट मार्केटिंग एंड आई में हम बात करेंगे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के मोहित रोचलानी से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। लाइफ इंश्योरेंस बाजार में 23rd एंट्रेंट होने के बावजूद इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने बतौर एक बड़े लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर मार्केट में अपनी जगह कायम की है और खासकर ऐसे माहौल में जब लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी भी हमारे देश में काफी लो है। तो कैसे कैसे नए नए तरीके आजमाकर कंज्यूमर के बीच अपने प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग्स के बारे में जानकारी पहुंचा रहा है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ये सब हमें बता रहे हैं इस कंपनी के सीईओ मोहित रोचलानी। मोहित, वेलकम टू ब्रांड बाजार। सबसे पहले, हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन काफी लो है, तो इस पूरे माहौल को बदलने के लिए और मार्केट को और ग्रो करने के लिए कंपनीज को किस किस तरह के कदम उठाने होंगे? आपने काफ़ी सही सवाल किया है कि लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इंडिया में बाकी विकसित देशों से काफ़ी कम है और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो अवेयरनेस है इंश्योरेंस की पॉपुलेशन में, जो कि टियर 1 और टियर 2 टाउन्स में ही रही है आजकल, उसको थोड़ा और नीचे तक लिया जाए और टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ को भी इसमें इनके कस्टमर्स को कवर किया जाए। मिस सेलिंग इस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा इशू बन गया है। इससे पूरी इंडस्ट्री पर किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है अब तक? कुछ सेल्स स्टाफ ने कुछ कंपनीज में प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी और इस तरह से मिस सेलिंग हुई और काफ़ी ग्राहकों को काफ़ी असंतुष्ट हुए इसके बारे में और उसका असर पड़ा है। और एक तो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन और उसके अलावा जो कस्टमर्स का, मैंने पहले भी आपको बताया कि भरोसा होना इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के प्रति बहुत ज़रूरी है और मिस सेलिंग से शायद कुछ भरोसा वो उठा और उसके कारण इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करने में थोड़ी इंश्योरेंस कंपनीज को तकलीफ आ रही है। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से सब इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलके इंश्योरेंस को बेचने के तरीके को और जो अपने सेल्स स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग देने का और उनको ये समझाने का कि कस्टमर्स से सारी बातें सरलता से और पूर्णता से उनको समझाई जाएं प्रोडक्ट के बारे में। तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है और उसके ऊपर काफ़ी कंपनीज ने एक्शन किया है। उसके अलावा रेगुलेटर ने भी काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है और तीसरा, ग्राहक खुद अब अवेयर हो रहा है मीडिया के माध्यम से और बाकी तरह के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, और वो भी काफ़ी सवाल अब कर रहे हैं और उसके सही जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इसी मिस सेलिंग को कंट्रोल करने के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के इनिशिएटिव्स उठा रहा है? देखिए, एक पहला इनिशिएटिव तो मैंने बोला कि हमने शुरू से ही अपनी कंपनी जब फॉर्म करी थी तो एक चीज़ डिसाइड करी थी कि हम लोग कोई भी माध्यम यूज़ करेंगे तो उसमें सरलता और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन देंगे। वो जैसा बोला जाता है ना कि फाइन प्रिंट, हमने अपने किसी भी अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट में, चाहे आप हमारी वेबसाइट में जाएंगे, चाहे किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देखेंगे, तो आप देखेंगे देयर इज नो फाइन प्रिंट, कोई भी फाइन प्रिंट नहीं है और सारी चीज़ें बिल्कुल सरलता से बताई गई हैं। जो इंश्योरेंस जार्गन्स हैं उनको भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सरल किया है सो दैट वो कस्टमर्स की भाषा में उन लोगों को समझाया जाए। तो एक बहुत बड़ी चेंज हमने किया है अपने प्रोसेस में। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बोला, हमने कोशिश करी है कि हम ऑडियो विजुअल के द्वारा कस्टमर्स को उनकी भाषा में ही समझा सकें जो प्रोडक्ट वो ले रहे हैं और हमारी प्रोसेस क्या है। तो ये दोनों चीजें जो हैं इनने काफी हेल्प करी है हमको मिस सेलिंग कम करने में। अभी मार्केटिंग को लेकर आपके स्पेंस किन रीजन्स और किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है? इंडिया फर्स्ट सेक्टर में एंटर किया था तो मेरे ख्याल से हम लोग लास्ट बट वन इंश्योरेंस कंपनी थे। 23 इंश्योरेंस कंपनीज पहले से ही मौजूद थी। तो हमें ये मालूम था कि अगर हम ट्रेडिशनल वे में जाएंगे मार्केटिंग करने के लिए तो उससे शायद फ़ायदा कम मिलेगा, क्योंकि काफ़ी और इंश्योरेंस कंपनीज इस मार्केट में थी
और उनके बहुत बड़े मार्केटिंग बजट्स थे। तो हमारा पूरा फोकस ये था कि हमारे जो 2 प्रमोटर बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक, हम उनके माध्यम से अपने ब्रांड को आगे बढ़ाएं। उनके ब्रांचेस में, उनकी शाखाओं में हमने अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करी, पोस्टर्स और बैनर्स, और उसके अलावा हमने ग्राहकों को उनके कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स के द्वारा उनको इंडिया फर्स्ट के बारे में बताया। और उसके अलावा हमने ये बताया कि ये कंपनी हैज़ बीन प्रमोटेड बाय जो बैंक जिसमें आप बैंकिंग कर रहे हैं, या तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक थे या फिर आंध्रा बैंक के कस्टमर्स थे। तो एक तो हमारा ये पूरी कोशिश थी कि हम लोग हाई बजट में मार्केटिंग नहीं करें। तो आपने शायद हमारे ज़्यादा बैनर्स और ज़्यादा होर्डिंग्स या फिर ज़्यादा टीवी एड्स हम लोगों ने नहीं दिए। एक तो हमारा पहला माध्यम था कि हमारे बैंक्स की शाखाओं के थ्रू हम मार्केटिंग करें, और दूसरा हमने महसूस किया कि डिजिटल माध्यम जो है वो हमको एक लो कॉस्ट मॉडल लगता है, जिसके थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं और हमारी कंपनी के बारे में बता सकते हैं। और आगे चल के भी डिजिटल हमारे लिए एक बहुत बड़ा माध्यम रहेगा, जिसके द्वारा हम अपने कंपनी को प्रमोट करेंगे। और बैंक की शाखाएं और बैंक के कस्टमर्स जो हैं वो ऑब्वियसली हमारा दूसरा माध्यम रहेंगे अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए। वेल मोहित, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू ब्रांड बाजार। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे हमारी खास सीरीज उड़ान में चखेंगे नमकीन बालाजी वेफर्स। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। हमारे देश का पहला देसी चिप्स ब्रांड था अंकल चिप्स, और 90s के दशक में 70% मार्केट पर इसका कब्जा था। लेकिन सन 2000 में फ्रिटो लेज ने इसे खरीद लिया और देश का बाजार इस कैटेगरी में एक नए तरह की कंपटीशन के लिए तैयार हो गया। इसी बीच कुछ नए छोटे ब्रांड्स खासकर नमकीन स्नैक्स के बाजार में उभरने शुरू हुए। उनमें से एक है बालाजी, जिसकी शुरुआत 1982 में बस 20,000 रुपए की लागत से हुई। आज ये ब्रांड देश भर में जाना जाता है। उड़ान में आज हम देखते हैं इसी ब्रांड की कहानी। चंदूभाई विरानी और उनके 2 भाइयों को उनके पिता ने राजकोट शहर भेजा काम की तलाश में, और इसी शहर में उनके पहले काम ने उन्हें आइडिया दिया नए बिजनेस का। एस्ट्रॉन सिनेमा का उद्घाटन हुआ, वहाँ हमको कैंटीन की जिम्मेदारी दी। वहाँ हम चिप्स और ये सारे स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट बेचते थे। तो बेचते बेचते हमने 74 से 82 तक बेचा। तो वहाँ इंटरवल में कभी कभार सर्विस अच्छी नहीं मिलती थी, तो हमारा माल के बगैर हमारा लॉस होता था बिजनेस में। तो हमने सोचा कि दूसरे के ऊपर डिपेंड न रहते हुए हम खुद शुरू करें। शुरुआत में अपने घर में ही भाइयों ने मिलकर चिप्स बनाए। निवेश के तौर पर शायद 20,000 रुपए लगे होंगे, लेकिन जैसे जैसे इनके बनाए गए स्नैक्स लोगों को लुभाने लगे, इन्होंने बिजनेस में निवेश बढ़ाया। आज बालाजी की मार्केट वैल्यू 3300 करोड़ है और सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ का है। बालाजी आज अपनी फैक्ट्री में 1200 केजी वेफर्स हर महीने बना रहा है, जिन्हें वो 700 डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए बेचता है। ब्रांड की फिलॉसफी हमेशा से रही है कि वो बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट ऐसे दाम में बेचे जो लोगों की जेब पर भारी ना पड़े। आज मनी पॉकेट में से भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और उसको एक विश्वास होना चाहिए कि मेरे बच्चे में खाने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो उसके लिए एक अच्छी से अच्छी क्वालिटी देना और प्राइस कम से कम रखना, तो ये सारा एक्सपीरियंस के आधार पे हमने सारा काम किया है। 90 के दशक में तगड़े कंपटीशन के चलते छोटी छोटी लोकल एक्टिविटी से उन्होंने अपने ब्रांड को बनाया। वो समय थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन ब्रांड छोटे इलाकों में जाना जाने लगा। आज चंदू भाई का मानना है उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़िया प्रोडक्शन क्वालिटी पर ध्यान देना है ताकि बिजनेस और चमके। डिमांड है तो इसके हिसाब से हमको मतलब पब्लिसिटी करने में मतलब 1% के आसपास खर्चा आता है, क्योंकि अभी इतना ही करना पड़ता है कि भाई अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमको ज़्यादा बेचने के लिए कोई अभी ज़रूरी नहीं है, इसलिए 1% हम खर्चा करते हैं। कुछ समय पहले
केलॉग्स और पेप्सिको ने उनके कारोबार में हिस्सा खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई, लेकिन चंदू भाई का मानना है कि ये सब अब उनकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा? आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।